अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। सलाम जेके प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और अगले 1.5 घंटे के दौरान प्रोग्राम में देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लेह लद्दाख तक चंद अहम खबरों पर बात करेंगे। आज अगस्त की 24 तारीख है और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहली नज़र जो है वो तारीख के अवराक पर। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है और इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ हम करेंगे। आज के दिन कुछ अहम वाक़यात माजी में हुए हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो आपके सामने रखें। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज जो चंद एक इंपॉर्टेंट बातें, यूँ तो एक तवील फहरिस्त रहती है लेकिन उनमें से कुछ बड़ी बातें या अहम वाक़यात जो रहते हैं वो तरजीहात में शामिल होते हैं। और 1690 में आज ही के दिन कलकत्ता, जिसे आप कलकत्ता भी आप कहते हैं, इस शहर का क़याम अमल में आया। आज के दिन 1690 में तारीख 24 अगस्त की थी। 1814 में बरतानवी फौज ने व्हाइट हाउस को आज ही के दिन नजर आतिश कर दिया। यह पहला इस तरह का वाक़ा था जब अमेरिका जैसी बड़ी रियासत के अंदर, जहां बाद में रियासतें मुत्तहिद होना शुरू हुई, जो बाद में जाकर यूएसए बना, उसमें व्हाइट हाउस को या सबसे बड़े आप सदारती महल को कह सकते हैं कि आग के हवाले आज बरतानवी अफवाज ने कर दिया था। 1600 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के साहिल पर पहुंचा। पहली मर्तबा था, गुजरात के तट पर टकराया। 1914 में पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन फौज ने निम्यूर पर कब्जा किया और यह पहला ऐसा मौका था जब जर्मन अफवाज इस छोटे से मुल्क तक 1914 में पहुंची थी और ये इब्तदाई मराहिल थे जब जंग का आगाज हुआ था। 24 अगस्त अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1969 को वीवी गिरी हिंदुस्तान के चौथे सदर बने। आज ही के दिन 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के 5वें सदर मुंतखब हुए। 1969 को भी और 1974 को भी चौथा और 5वां बिलतरतीब जो दो सदर हिंदुस्तान को मिले इन 5 सालों के दौरान। इसके अलावा 1991 में सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, इससे अलहदगी के बाद यूक्रेन एक आज़ाद मुल्क बना। तो आज यूक्रेन यौम आज़ादी मना रहा है। आज के दिन उसने सोवियत यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी। खित्ते में हालांकि तवील जंग भी छिड़ी हुई है, कशीदगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस दरमियान यूक्रेन यौम आज़ादी आज मना रहा है। तकारीब का एहतमाम कीव और आसपास के हिस्सों में आज रखी गई हैं हुकूमती सतह पर। 24 अगस्त 1206 को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर के अंदर ताजपोशी हुई, वो हिस्सा जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अंदर है। तो ये वो चंद अहम वाक़यात थे जो आज हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो सरे फहरिस्त थे आज के दिन के हवाले से। तो आज के दिन की बात हो रही है तो प्रोग्राम का आगाज़ आज के दिन की जब बात हुई है तो इस खबर के साथ ही करेंगे, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल इस एतबार से भी है। आज जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है उसका 10वां दिन है। लेकिन 10वें दिन खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज भी समाअत जारी रहेगी। 10:30 के आसपास वकला के दलाइल दोबारा शुरू होंगे। 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले को दोबारा सुनेगी। लेकिन आज सबकी नजरें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर हैं, जो मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश करेंगे, यानी हुकूमत अपने जवाब दाखिल करेंगे। समाअत के 9 दिनों में अर्जी गुजारों की तरफ से दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कुछ समाजी और दीगर कुछ ऐसी तंजीमें थी जिनके अरकान की जानिब से या सरबराहन की जानिब से अदालत का रुख किया गया था और 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात आज की है तो हुकूमत की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या जो बातें हुकूमत ने 3 हफ्ते कबल 2 अगस्त से जब से इस केस की समाअत हुई थी तो 3 हफ्ते कबल जो हुकूमत ने दूसरा हलफनामा दाखिल कराया था साल 2020 के बाद, उसमें जो जवाब दिया गया था, क्या उसी तरह की बातें होंगी? क्या सेम रिप्लाई होगा? उसी के आसपास सरकार घूमेगी? क्योंकि सरकार को ये भी मौक़िफ़ अपना मजबूती के साथ पेश करना है, जिस पर अब तक 9 दिनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है कि क्या 370 की तनसीक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या दस्तूर साज असेंबली के बगैर थी या नहीं। इसका जवाब भी हुकूमत को देना है। जहां तक पिछले 24 घंटों की बात है तो हुकूमत के खिलाफ जो मौक़िफ़ है वो पेश किया गया, यानी अर्जी गुजारों की तरफ से अपने दलाइल दिए गए, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तबसरा करते हुए अहम कमेंट सामने आया जिसमें कहा गया कि अंदरूनी सबूत मौजूद हैं, यानी 370 एक खुद को महदूद करने वाला किरदार है
सेल्फ लिमिटिंग कैरेक्टर का लफ्ज का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया और कहा कि ऐसा लगता है कि 1957 में जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद इसने खुद ही काम किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच 370 की मनसूखी को जो चैलेंज करने वाली अर्जियां थी 9 दिनों तक समाअत करती रही। आज 10वां दिन है और बेंच की समाअत जब जारी है तो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा हुकूमत की जानिब से जिसका खात्मा या तनसीख हुई 5 अगस्त 2019 को दोपहर 11:32 पर जो मरकज ने ऐलान किया ऐवान के अंदर, उसके बाद से ही ये केस जो है वो काफी ज्यादा उन तमाम पिटिशनर्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वो इसको काफी मजबूत बताते रहे हैं। बेंच की तरफ से ये भी तबसरा किया गया कि हकीकत में अगरचे जम्मू कश्मीर के आईन ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को वाज़ेह किया, जब तक ये रिश्ता भारतीय आईन में शामिल नहीं होता 1957 के बाद लगातार सालों तक भारत या पार्लियामेंट के तसल्लुत को कैसे पाबंद करेगा, ये सवाल भी अर्जी गुजारों के वकील से पूछा गया। बेंच ने अर्जी गुजार सेब कुरैशी की तरफ से भी अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल कृष्ण से सवालात पूछे, लेकिन ये तो कल की बात है। आज 10:30 के आसपास इंतजार रहेगा, हुकूमत का मौकिफ सामने आएगा, हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल सबसे पहले जवाब दे सकते हैं और उसके बाद एक और वकील जिनको 10-10 घंटे का वक्त है, क्योंकि तकरीबन इतना ही वक्त कपिल सिब्बल को और उसके बाद हमने देखा कि गोपाल आज सुब्रमण्यम या फिर उसके बाद राजीव धवन जो जेकेपीसी की तरफ से, सबको घंटों का वक्त मिला। उसी हिसाब से हुकूमत ने मौकिफ पेश करना है। इधर दूसरी तरफ इस पर सियासी मुबस्सरीन की राय भी सामने आ रही है, तबसरा किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं और बीजेपी की जानिब से गुलाम अली खटाना जो रुकने पार्लियामेंट है उनकी एक बात आपको सुनाते हैं जो गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल से नई दिल्ली में बात कर रहे थे। 370-35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। ऐसे में जो भी पिटिशनर्स आए थे उनका आज आखिरी दिन है, यानी जो उसको बहाल कराने के लिए अपनी पिटिशन लेकर के आए थे उनके लिए आज आखिरी दिन है। अब सरकार का नंबर आया है, सरकार को अपनी बातें कोर्ट के सामने रखनी है। हालांकि सरकार ने जो हलफनामा पहले दायर किया था उसको कोर्ट ने कहा कि हम कानूनी, संवैधानिक और आईनी तौर पर सब चीज़ों को देखेंगे, आपका काम है, आप अपना काम कीजिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना है, खुद जम्मू कश्मीर से हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो भली भांति जानते हैं कि 370 और 35A को लेकर के समाज चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जो समाज चल रही है उसमें जितने भी पिटिशनर्स आए हैं 370, 35A को बहाल कराने के लिए, चाहे उसमें पूर्व 3 चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं, एक्स CM भी आए हैं, 3 महबूबा मुफ्ती रही हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला रहे हैं और तमाम जो लीडर हैं, चाहे मुजफ्फर शाह हो या PAGD जो अलायंस है वो भी अलायंस के तमाम लीडर हैं और सब ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिलेगा, 370, 35A बहाल किया जाएगा। आप लोगों का तर्क ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? सरकार तैयार है, बीजेपी तैयार है सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए? देखिए, यहाँ तक आपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का कहा कि वो पटिशनर हैं, वो खुद आए हैं वहाँ। जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ख़ासकर कश्मीर खित्ते के अवाम ने उनका जो विज़न था वो उसको मानने से इनकार कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट करा है। उसकी वजह और जवाज़ियत ये है कि वो चाहते थे और चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो, कश्मीर में कुछ फैमिलीज़ के पास पावर हो, कश्मीर में जो रोज़गार है वो डिसेंट्रलाइज ना हो, वो चाहते हैं तशद्दुद हो। बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ दिस 5 अगस्त 2019 के बाद अब कश्मीर में देखिए, आज बच्चे स्कूल जाते हैं, आज बच्चे खेल कूद के लिए जा रहे हैं, आज कंपटीशंस हो रहे हैं, आज वर्ल्ड की इंटरनेशनल इवेंट्स वहाँ ऑर्गेनाइज होती है, आज बिजनेस वहाँ बढ़ रहे हैं, आज डिफरेंट एवेन्यूज़ के जरिए आप देखिए ना, टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, आपने सोचा ही नहीं कि कभी सोच नहीं सकते हम कि कश्मीर के लोग, सारी चीज़ें तो कश्मीर में पहले भी होती थी, श्रीनगर, जम्मू में सब चीज़ें सब पहले हो रही थी। ये कोई 2019 के बाद जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ है, तो सारी चीज़ें पहले भी होती थी। भाई साहब, उसके पहले कैलेंडर चलता था कि हुर्रियत का कैलेंडर चलता था, खून खराबा होता था, मासूम लोग मारे जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान है वो मार्टियर्स होते थे। तो आज वो उसमें आप डाटा कंपेयर करिए ना, आप देखिए ना वहाँ जाके कि आज पिछले 30 साल के बाद वहाँ मजहबी ताज़ियत का वो प्रोसेशन हुआ है,
आज वहाँ 15 अगस्त को सेलिब्रेशन हुआ है। नहीं, ये सब पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना बात कर रहे थे और वो चीज़ें बता रहे थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2019 के बाद चेंजेस आई, उनके बारे में बात कर रहे थे। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट और दफ़ा 370 के मामले पर पूछा गया और ताबिश कमाल के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं बदले बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी तकदीर और तस्वीर सब कुछ बदल गया। इस खबर के साथ साथ अब बात करेंगे ट्रैकिंग के हवाले से, क्योंकि ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोग जो है वो बहुत ऊंचाइयों और बुलंदियों तक जाते हैं। लेकिन गांदरबल से जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर फौज ने एक अच्छा काम किया है। जब ट्रैकर्स ऊंचाई पर पहुँच गए तो शायद वो वहाँ से रास्ता भूल गए। उसके बाद नज़दीकी कैंप जो लगा था फौज का, तो फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ट्रैकर्स को बहिफाजत बाजियाब किया गया। ये एक बालाई इलाका है, तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर ये ट्रैकर्स पहुंचे थे नंदकोल इलाके के अंदर। और नंदकोल झील यहाँ क्योंकि करीबी हिस्सा है तो वहाँ आमतौर पर ट्रैकर्स जाते रहे हैं। ये ट्रैकर्स भी वहाँ पर गए थे, जिसके बाद फौज को इतला मिली, पुलिस को इतला मिली कि इलाके के अंदर ये ट्रैकर्स फंसे हैं और इनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। 34 असम राइफल्स ने इस मुश्किल सूरत हाल में इन लोगों को बचाने का काम किया है। वस्ती कश्मीर का गांदरबल जिला, जहां पर ग्रेट लेक्स ट्रैक पर नंदकोल झील के करीब ये लोग फंसे हुए थे, इस तरह की इतलात मौसूल हुई है। साथ ही अब वजूहात इसकी क्या है, क्यों कैसे वो वहां पर फंसे, क्या जाते वक्त उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वापसी किस रास्ते से होनी है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करना बात की बात है। लेकिन जो पहली तरजीह थी कि इन जवानों को या इन ट्रैकर्स को यहाँ पर बचाया जाए 10,000 फीट की बुलंदी पर, जहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेटेड भी कई तरह की परेशानियां रहती हैं। सलीम वानी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए, सीधा उनके पास चलेंगे, तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं। सलीम, बताइएगा कि ऑपरेशन एग्जैक्टली जब इस 10,000 फीट की बुलंदी वाले इलाके में चला है, क्या यहाँ पर मामला पेश आए थे जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा? ज्वाइन करेंगे, मजीद इस पर तफसीलात लेंगे। लेकिन साथ साथ बात जब वस्ती कश्मीर की हो रही है तो सेंट्रल कश्मीर से लेकर लद्दाख के मशरकी इलाकों तक भी फौज की नजर है। और अहम खबर यह कि सरहदी इलाकों में जहां पर पिछले दिनों MiG-21 को श्रीनगर में रिप्लेस करके MiG-29 तैयारा हवा में आपको मशक करता हुआ दिखाई देगा, वहीं पर एक्सरसाइज एक और छोटे क्राफ्ट से यानी हल्का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने की तैयारी की गई है। और बड़ी खबर ये कि जिसको LCA कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की जानिब से मशरकी लद्दाख के अंदर इस्तेमाल में लाया जाएगा। और मुमकिन यह है कि बहुत जल्द इसकी तैनाती उन इलाकों के अंदर होगी जहां पर भारत चीन की अफवाज आमने सामने है। इससे पहले मशरकी सरहद पर आपने एयरफोर्स की जानिब से देखी होंगी कि जो आगे के अड्डे हैं जिनको फॉरवर्ड पोस्ट कहा जाता है, यहाँ पर LCA तो नहीं था, लेकिन बाकी फिजाइया की जानिब से डिप्लॉयमेंट जैसे जैसे की जानी थी वो होती रही है। लेकिन पहला ऐसा मौका होगा, दिफाई ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि जो काबिल एतमाद है और ऑपरेशंस में काफ़ी मशहूर भी ये हल्का हवाई जहाज़ या जंगी तैयारा जो है जिसको LCA MK-1A का नाम दिया जाता है, आने वाले दिनों में बैनुल-अक़वामी सरहद पर इन मशकों में शिरकत करता हुआ आपको नजर आएगा। हवाई अड्डों पर इसकी तैनाती अमल में लाई जाएगी, इजाफा देखने को मिलेगा। और मशरकी लद्दाख की सरहद पर उस एरिया में जहां पर भारत चीन के दरमियान साल 2020 के बाद ज़्यादा कशीदगी रही है, तातुल रहा, उन एरियाज़ के अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की जानिब से इस हल्के जंगी तैयारे प्रोग्राम की सूरत हाल का जायजा लिया गया है, क्योंकि वो LCA की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एयर हेडक्वार्टर गए थे, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा है कि इस सूरत हाल को जब देखा जा रहा है, सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, तो दैट मीन्स अब सरहदी इलाकों के पास पास इसको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा वजारत दिफा, DRDO, HAL और ADAK के जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी इस मौके पर मौजूद रहे और हवाई जहाज़ के इस बेड़े को मकामी तौर पर मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें हुई हैं, ताकि कुछ तकनीकी खामियां या जो खराबियां अगर रही भी हैं
तो इसके लिए HAL के साथ कांटेक्ट किया गया है, उनके साथ राब्ते में है। ये भी नोट किया गया है कि प्रोग्राम जो कि आत्मनिर्भर भारत और मुल्क के मेक इन इंडिया इकदामात का मरकज जो HAL एक तरह से रहा है, जो डिफेंस इंडस्ट्री को काफी आगे ले जाने में अपना कलीदी रोल अब तक अदा करता रहा है, उस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। अब LAC ये जो लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट है, ये आपको सरहदी इलाकों में बिलखुसूस मशरकी लद्दाख के अंदर नजर आएगा। और ये फैसला कब हुआ है? जब हाल ही में हमने आपको एक खबर ब्रेक की थी कि तकरीबन 68,000 के आसपास जवान जो एयरफोर्स ने ही एयरलिफ्ट करके सरहदी इलाकों के अंदर तैनात किए हैं, मशरकी और जो दीगर बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स स्पेशली, वहां पर लद्दाख की सूरत हाल पर ज्यादा नजर वजारत दिफा की थी। तो दूसरी बात ये कि MiG-29 को पिछले दिनों श्रीनगर में रिप्लेस किया गया 3 हफ्ते पहले। यहाँ पर MiG-29 21 को हटाकर MiG-29 तैयारा लगा दिया गया, जो पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से लगने वाली सरहदों पर मशक कर सकता है। तो उसके बाद 3 हफ्तों में यह फैसला भी सामने आया है। चलिए, जब वस्ती कश्मीर की या मशरकी लद्दाख की बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के एतबार से ये रास्ते काफी अहम हैं, जो तस्वीरें इससे पहले हमने आपको बताई ट्रैकर्स की, सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं, ट्रैकर्स जिनको बचाया गया है। सलीम, बताइएगा एग्जैक्टली ये ऑपरेशन जब हुआ है तो क्या जरूरत महसूस की गई थी, क्या परेशानियां आई थी, मामलात क्या पेश आए थे, जिसके बाद यहां पर फौज को रश करना पड़ा है इन ट्रैकर्स को बचाने के लिए? जो ग्रेट लेक्स का ट्रैक है, जो सोनमर्ग से किया जाता है गंगाबल तक, जो 7 लेक्स ट्रैक होता है, इसको ग्रेट लेक बोलते हैं। हाल ही में आपने देखा 2 दिन पहले यहाँ का मनीग्राम का एक लड़का था मुश्ताक अहमद, उसकी डेथ हुई थी सेम स्पॉट पे, सेम ट्रैक पे ही, क्योंकि उसको बेचारे को उस टाइम अल्लाह ताला का उतना ही रिज़्क था, लेकिन उसको असिस्टेंस नहीं मिली थी क्योंकि वो दूर पड़ता था। लेकिन कल जब ये जो टूरिस्ट था अब्दुल जब्बार, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, ये ट्रैकिंग पे गए थे, ग्रुप इनका है, तो इसको लगा होगा कि मेरे को ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो फौरन उन्होंने जब राबता कायम किया, क्योंकि नुंदकुल बोलते हैं इसको, जो नुंदकुल है वहां पे नजदीकी इलाका है। 34 आसाम राइफल्स जो आर्मी यूनिट है कंगन में, इनके जो बेशतर कंपनीज है बाकी इन जगहों पे, तो इन्होंने उनसे राबता किया कि नजदीकी जो कंपनी कमांडर है उनसे राबता कायम किया, तो उन्होंने उसको 10-15 लड़के भेजे और तुरंत इसको अपने जो बेड होते हैं कि मतलब वहां पे हाई आल्टीट्यूड 10,000 फीट ऊंचा है यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स का ट्रैक है, तो उधर से लेके सबसे पहले उसको वहां पे नारानाग पहुंचाया और उसके बाद ट्रामा हॉस्पिटल कंगन पहुंचाया। और ऊपर वाले का करना था कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ से होना चाहिए, और उसके बाद जब इतनी बड़ी असिस्टेंस इसको मिली उनकी बदौलत से फिर इसको कंगन ट्रामा हॉस्पिटल पहुंचाया और जहां पे उसकी जान बच गई। और काफी मशक्कत क्या बताएं, क्योंकि मैंने भी ये ट्रैक किया है कि काफी मतलब क्या खतरनाक भी बोले और मतलब डिफिकल्ट भी है ये ट्रैक, लेकिन यहाँ पे दाद देनी है क्योंकि ये असिस्टेंस जब इसको मिली तो इन टूरिस्टों ने भी काफी इनको फिर ये शुक्रिया भी बोला, और अल्लाह ताला ने का भी ये था मर्जी थी कि इसकी जान बच गई। और कल शाम को इसको ट्रामा हॉस्पिटल कंगन पहुंचाया और जहां पे उसको इलाज के लिए रखा गया। ये जो बाकी इसके साथ ट्रैकर्स थे, टीम का हिस्सा था, वो लोग कहाँ हैं? क्या वो भी बहिफाजत वापस आए या अभी वो ऊपर ही है? बिल्कुल, उसके साथ ही 2-3-4 लोग आए, बाकी लोग वहां पे है क्योंकि इनके साथ गाइड होता है, इनके साथ सारे साजो सामान होता है, टेंट्स लगे हैं वहां पे। इसी तरह ये पूरी तरह से इनके साथ 2-3 लोग आगे, जो ये टूरिस्ट है अब्दुल जब्बार वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, तो 34 के भी बंदे इनको साथ आए। फिर इनका एक ऑफिसर भी डिप्यूट किया गंगबल से खुद। फिर जब ये खबर फैलती है तो इनके जो सीईओ है 34 के, उन्होंने भी पूरी तरह से अपने कंपनी कमांडर को हिदायत दी कि इस बंदे को बचाना है और इसको पूरा हेल्प मिलना चाहिए, क्योंकि उधर वहां पे कोई सहारा नहीं है कि फौज के बगैर आपको कोई मदद कर सकता है। इसी तरह इसको पहले 10-15 किलोमीटर वो ट्रैक किया, फिर जो गंगबल वहां पे नुंदकुल से काफी इनको चलना पड़ा पूरी मशक्कत के साथ, फिर ट्रामा हॉस्पिटल कंगन पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो नंदकुल से इन ट्रैकर्स को बचाया गया है, बहिफाजत वापस आ गए हैं। 9 बजने को है, खबरों का सिलसिला यहाँ से आगे भी बढ़ाएंगे। और बात ज़रा अमीन कठुआ उस पुल की जिसको आज खोला जाना था, लेकिन रात देर गए, बारिशों से एक बार फिर पुल को नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किए थे, तारना ब्रिज जो है वो 2014 में सैलाब के ये लास्ट मंथ है, जुलाई के अंदर सैलाब की वजह से उसको नुकसान पहुंचा। उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर एक मुतबादिल फ़िलहाल डाइवर्जन तामीर किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले, कठुआ, सांबा और जम्मू के लोगों को। और कल लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे कि आज उसका इफ्तिताह करना था, यानी आज वो लोगों के नाम वाक़िफ़ करना था, लेकिन इससे पहले ही लोगों के उम्मीदों पर पानी फेर गया
जब यहां पर तेज बारिशें कल रात से शुरू हो गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक रात देर गए, चूंकि कठुआ और मुलक्का इलाकों के अंदर मौसम खराब हुआ है और तब्दीली जब मौसम में आई है तो एक बार फिर से नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ। जो आरजी पुल कल तक तैयार था, बल्कि रात 8-9 बजे तक तैयार था, उसके बाद बारिशों ने, और ये ताज़ा तस्वीर है उसी एरिया की, उसी पुल की। एक तो पीछे वाला आपको पुल नजर आ रहा होगा, वो डैमेज है, उसके पिलर अभी बीच में परेशानी है, तो इसलिए जब डैमेज पुल है तो उस पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये जो बीच वाला बड़ी मेहनत के साथ 10 से 11 या 12 जुलाई के बाद जो बारिशें हुई बनी बसोली में भी काफ़ी ज़्यादा, उसका असर भी निचले इलाकों में देखा गया। तो इस पुल से आज गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जानी थी, यानी ट्रैफिक आज छोड़ा जाना था कुछ गाड़ियों को, तो बहुत हद तक आज बोझ कम हो जाता। नेशनल हाईवे के ऊपर जो एक घूम कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना एक रास्ता है, बॉर्डर एरिया को टच करता है, वहां से गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलती थी। लेकिन रात देर गए तरना का पुल दोबारा बह गया है। तेज बारिश की वजह से नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सीधा कठुआ चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा रंजीव मेहता है। कल भी अपडेट किया था क्योंकि कल ये तैयारी चल रही थी, आज पुल को खोला जाएगा। लेकिन रंजीव, आज इतलात है कि ये पुल फिर से डह गया है, रात को काफी तबाही फिर से देखी गई है, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? जो पुल है तरना नाले का, वो तो 19 जुलाई को ही वो डैमेज हुआ था। ये आरजी तौर पर जो सड़क बनानी थी तरना के बीचों बीच जो बनाना था मार्ग, आरजी जो वैकल्पिक मार्ग था, इसको बनाने का काम कई कोशिशें हुई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन हर बार जब भी ये तैयार होने की कगार पर आता है तो ऊपर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और ये पानी का बहाव में बह जाता है। यही कल देर शाम को 4-5 बजे तक इसका काम निर्माण कार्य आखिरी चरणों में था। बड़ी खुशी थी, लड्डू भी बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई वहां पर कि कल सुबह इस पर से गाड़ियां जो है वो गुजरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन शाम डलते डलते 7 बजे के करीब एक अचानक से ऊपरी इलाकों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि फ्लैश फ्लड आ गया, और जिसमें तमाम जितने भी इंतजाम थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो सारे के सारे बाढ़ के पानी में बह गए और एक बार फिर से ये पुल सारा धराशायी हो गया, क्योंकि बहुत सारा जो सामान था वो भी बह गया। और इस सारे देर शाम को जो आई बाढ़ है, इसमें 11 लोग जो हैं वो भी बाढ़ की चपेट में फंस गए, जो यात्री थे, जो इस पुल से कोई आधा किलोमीटर नीचे एक विकल्प खुद से बनाया हुआ मार्ग है, वहां से गाड़ियों को इस तरना नाले के बीचों बीच से पार करवाते थे। जैसे ही वो पार कर रहे थे, अचानक ऊपर से बाढ़ आ गई, तो 3 कारें और 11 लोग जो है वो फंस गए। फिर उन्होंने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी बड़ी मशीनें अंदर भेजकर उनको वहां से बाहर निकाला और 11 लोगों की जान भी जो बचाई। और आसिफ, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ से तरना नाले के पार, पुल पार के लिए तरना नाले के पार को बिजली सप्लाई की जो बड़ी बड़ी टावर की लाइन है 130 kV की और 66 kV की लाइन है, वो भी उनके जो स्टैंड बने हुए थे, जहाँ जो पिलर लगे हुए थे, जो टावर लगे हुए थे, वो भी एक टावर जो है वो तरना नाले में पूरी तरह से गिर गया है, जिसके कारण तारें बिल्कुल वो नीचे बैठ गई हैं। बिजली का निजाम जो है वो हीरानगर ग्रिड जो 220 kV है, वहां से कठुआ की तरफ जाने वाला जितना भी एरिया है, वहां से कल शाम से जो बिजली भी जो है इस इलाके में पूरी तरह से गुल हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को काफी दुश्वारियां, अभी बरसात अंतिम चरण में है, पर जाते जाते जो नुकसान कर रही है वो इतना पहले शुरुआत के दौर में भी नहीं हुआ। रंजीव, आपकी आवाज बहुत कम हो गई जी, कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। बिजली सप्लाई भी आप बता रहे हैं कि मुतासिर हुई है खराब मौसम? हाँ, बिजली सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर एक 66 kVA का एक वो जो लाइन थी, उसके जो जिसका स्टैंड जो तरना नाले के बीच बनाया गया था, वो भी पूरी तरह से बह गया बाढ़ के पानी में, जिसके कारण पूरा इलाका कठुआ तक का यहाँ पर लाइट जो है वो पूरी तरह रात ही गुल हो चुकी है, लोगों का काफी नुकसान हुआ है। और इसके चलते बड़ी बड़ी जो लाइन है, बड़ी लाइन के टावर जो 130 kV की है वो भी डैमेज हुई है, उससे भी काफी जो है मुतासिर हुई है बिजली सप्लाई। और साथ में तरना नाले का जो आरजी पुल बनाना था, उसका काम मुअत्तल हो चुका है। अब एक बार दोबारा कोशिश हाई नेशनल हाईवे करता है। देखने वाली बात है कि कितने दिनों में ये
जो आरजी रोड है वो बनकर तैयार होगा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। बात करूं बीआरओ के रोड की, जहां से डाइवर्ट हुआ है, वहां पर भी मैं कल गया था, तो वहां पे बड़े बड़े खड्डे जो है वो उस मार्ग पर पड़ चुके हैं, वो भी टूटने के कगार पर है। जहां पर पुलों के आसपास का इलाका है वो भी बैठ गया है। पुलों के ऊपर से जो सरिये हैं वो बाहर आ चुके हैं कई जगह पे, जिसके कारण वो रोड भी काफी डैमेज हो चुका है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है नेशनल हाईवे का, वो रोड वाहन नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स सारी देने के लिए। तो फिलहाल इंतजार अभी लोगों को करना होगा। जो आज पुल खुलना था वो रात को तेज बारिश की वजह से सतह आब में जब इजाफा हुआ बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से, तो निचले इलाकों में जाहिर है इसका असर दिखना था, उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल वो इंतजार तवील हो रहा है कि आर्जी बुनियादों पर भी अगर इस इलाके से जो एक आर्जी पुल बनाकर गाड़ियों को चलाने की कोशिश थी वो फिलहाल कामयाब नहीं हुई है, लेकिन पुराना रास्ता जो बीआरओ वाला है वहीं से जम्मू और पठानकोट शाहरा पर आप राब्ता करके उन एरियाज का इस्तेमाल करके इस सड़क पर निकल सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तरना की वो खबर थी जिस पर कल हम बात कर रहे थे और लोग खुशियां मना रहे थे कि आज इस डाइवर्जन को लोगों के नाम वाकफ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बारिशों की वजह से तेज़ हुआ है। उसके बाद दोबारा से डाइवर्जन को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर की दूसरी खबरों में बात करेंगे, अगर आपको याद होगा कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर, या यूँ कहें कि ख़जाने आमरा से कई बार ये खबरें सामने आई कि कई लोगों ने फ़र्ज़ी तरीके से यहाँ पर पैसे निकालने की कोशिश की, या मुख्तलिफ महकमों के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं वहाँ से गलत तरीके से पैसे निकालने की कोशिश की गई। तो यही खबर अब एक बार फिर सामने आ रही है ज़िला पुंछ और राजौरी से। एक बड़ी कार्रवाई की गई है जम्मू पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, जिसने राजौरी और पुंछ जिला में हवालास ई कॉमर्स के करोड़ों रुपए के फ्रॉड में 7 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कई लोगों ने शिकायत की कि हमने इस कंपनी को पैसा दिया, इन्होंने कहा कि आप सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें और ये पैसा आपका दुगना हो जाएगा। लेकिन कई साल गुजर गए, उसके बाद पता चलता है कि ये कंपनी ही फ्रॉड थी, जो लोकल लेवल पर खुद ही बनाई गई थी। लोगों को लूटने के लिए एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें राजौरी पुंछ के कुछ फ्रॉडस्टर्स थे, जिनमें पुलिस की तरफ से जिनकी तस्दीक भी कर दी गई है और ये तस्वीरें क्राइम ब्रांच की तरफ से जारी कर दी गई हैं। इक्तिसादी जराइम विंग, जिसने पीर पंचाल खिते के अंदर ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है, ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिन्होंने 13 करोड़ 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी का जिन पर इल्जाम है। 7 इन फ्रॉडस्टर्स को, धोखेबाजों को चार्जशीट में या चालान में इनका नाम जो है वो शामिल करके अदालत के सामने पेश कर दिया है। पुलिस बयान के मुताबिक तहकीकात के दौरान हेबलास ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और दीगर मुलाजमीन जो धोखाधड़ी की कमीशन में मुलव्विस होने की तस्दीक हुई, और ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और दीगर मुलाजमीन के खिलाफ मुलव्विस होने के बाद अदालती फैसले के लिए 1160 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई। एक बात। दूसरी बात ये कि राजौरी पुंछ के अंदर इन लोगों ने कई लोगों को लूटने का काम किया था। कई लोगों से यह कहकर पैसा लिया गया था कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। आप पैसा खर्च करेंगे, जितना पैसा ज्यादा आप देंगे उतना आपको साल या 6 महीने बाद ज्यादा मिलेगा। अब होता क्या है कि ये जो एवलास ई कॉमर्स लिमिटेड राजौरी है, इसको धोखाधड़ी की कमीशन जाती थी। मरकजी खिते में ये राब्ता एजेंसी की तरफ से जब शिकायतें मौसूल हुई तो तहकीकात शुरू की गई, और इस दौरान ये साबित हुआ कि एक कंपनी की आड़ में इसका मालिक जो फर्जी बना हुआ था, इसके मुलाजिम जो इसके सिपाही थे इलाके में, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मासूम लोगों को टारगेट करते थे, पुंछ और राजौरी के अंदर और जम्मू तक भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही जाल बिछाने की इनकी कोशिश थी। इन्होंने क्या किया कि लोगों को अपनी मेहनत की कमाई इस वादे के साथ जमा करने के लिए उकसाया कि कंपनी उनकी सरमायाकारी की रकम को 15 दिन के अंदर दुगना कर सकती है। चालान रिपोर्ट जब पढ़ी हमने तो पता चला कि लोगों का एतमाद हासिल करने में ये कामयाब रहे। कंपनी ने चंद सरमायाकारों की सरमायाकारी को दुगना कर दिया, और इससे ये दिखाने की कोशिश हुई कि जिन लोगों ने पैसा हमें दिया है उन लोगों को डबल पैसा जा रहा है। एक बात ये जिसमें वो कामयाब हुए लोगों को बताने में कि हमारी एक कंपनी चल रही है खिते के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया कि जिन लोगों ने पैसा नहीं देना था उनको भी इस बात पर उकसाने के लिए कि वो भी पैसा जमा कराएं, इन्वेस्टमेंट करें, तो कुछ सरमायाकारों का नाम लेकर जो फर्जी तौर पर इनमें साथ जुड़े थे, हो सकता है कि उनको भी पैसा दिया गया हो,
उनको साथ रखा और इस प्रोपेगेंडा के बाद बड़ी तादाद में मासूम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई जो थी वो कंपनी में लगाने पर मजबूर किया। जब शिकायत मौसूल हुई तो पता चला कि एक शख्स जो कंपनी का नाम मालिक कहलाता है, 7 लोगों के नाम सामने आए, जिनकी शनाख्त कुछ यूं हुई कि तारिक महमूद वल मोहम्मद अजीज, ये छंगन मेंढर का रहने वाला है, पुंछ का, ये जाली कंपनी का नाम नेहाद मालिक था। दूसरा इसके साथ नाम पूछताछ पर मोहम्मद तैयब का सामने आया, मोहम्मद तैयब चौधरी वल मोहम्मद बशीर। बताया जाता है कि ये तहसील कोटरंका राजौरी का है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सज्जाद अहमद वल जान मोहम्मद साकिने चंबितार तहसील कोटरंका, ये भी जिला राजौरी का। सैयद इसरार शाह बुखारी वल जमील हुसैन शाह, बताया जाता है कि तहसील थाना मंडी राजौरी का ये है। मोहम्मद शेराज उर्फ शेराज मीर वल साकिने गांव ओझान कासियां तहसील दरहाल जिला राजौरी, ये 5वां मुलजिम इसमें। छठे का नाम मुर्तजा अहमद वल मोहम्मद बशीर साकिने चक बनोला मेंढर जिला पुंछ है। और 7वां शख्स जिसका नाम चार्जशीट में आया है, ये इम्तियाज अहमद वल मोहम्मद अजीज साकिने छगन मेंढर जिला पुंछ है। तो ये 7 लोग हैं। पहले तो कंपनी फर्जी बनाई, मालिक फर्जी बना, चंद सरमायाकार जो इन्होंने साथ रखे वो भी फर्जी थे। 7 लोगों ने उन लोगों की मेहनत की कमाई गायब कर दी चंद महीनों के दौरान, जिनको ये कहकर पैसा लिया गया था कि आपका पैसा दुगना कर दिया जाएगा। जोनल हेडक्वार्टर इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग जम्मू क्राइम ब्रांच, जिसने ऑफिशियली बयान जारी करके और तस्वीरें जारी करके इन तमाम लोगों के फ्रॉडस्टर होने की तस्दीक कर दी। अब खबर बताने और दिखाने का मकसद ये कि जाली कंपनियां बनाकर कभी मोबाइल के जरिए, कभी कागजात के जरिए, कभी पैगामात के जरिए, कभी फोन कॉल्स के जरिए आपको लूटने की कोशिश हो सकती है। धोखा या फिर लालच में आकर इस तरीके से अपनी जमा पूंजी या कमाई चंद महीनों या हफ्तों के अंदर जाया ना करें, ये सबक भी इस खबर से मिलता है। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं ये कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, आपके इलाके के थे, आपके बीच रहने वाले थे, लेकिन इस तरीके से इन्होंने शिकंजा कसा कि कई लोगों को अपने जाल में फंसाने में चंद महीनों में कामयाब रहे और 13 करोड़ 84 लाख रुपए की रकम ये गायब कर गए। और इस गबन के इल्जाम में इन तमाम लोगों को अब सलाखों के पीछे जाना है। चालान पेश कर दिया गया है। चलिए, जिला राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर की सदारत कर रहे हैं, बागडोर उनके हाथ में है, तो बार बार ये बात कही जा रही है कि गुड गवर्नेंस जो है उस पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों के मुश्किलात और लोगों के मामलात जो है उनमें आसानी हो सके। एक बार फिर सरकार की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर दूसरे नंबर पर अब जम्मू कश्मीर जो खित्ता है वो ऑनलाइन सर्विस जो है लोगों को पहुंचाने में दूसरे नंबर पर वो आ चुका है। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के कामकाज और जो लोगों को राहत पहुंचाने का वादा किया गया है वहां तक जम्मू कश्मीर सरकार पहुंच चुकी है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं और बात अब जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं। और वो खबर आपके सामने रखते हैं जिसका मकसद सरकार की जानिब से कि आप सरकारी दफातर के चक्कर ना लगाएं, घर बैठे मोबाइल के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आप तक ऑनलाइन सर्विसेज पहुंचे। सरकार का एक और दावा और एक और पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। मकसद इस पोर्टल के लॉन्च करने का कि जो अब तक या 2019 में 35 के आसपास सर्विसेज थी उनको बढ़ाकर 450, पहले 340 से 450 और अब बढ़ाकर इंतजामिया की जानिब से कर दी गई है 913। दरअसल सरकार की जानिब से दावा किया गया है और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इंतजामिया की जानिब से बात कही जा रही है कि फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए ऑनलाइन सर्विसेज 913 तक पहुंच गई है। और ये पहला मौका है जब 1000 के आसपास यूनियन टेरिटरी के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज पहुंची है। सरकार के आदादोशुमार और दावे के मुताबिक जम्मू कश्मीर ने केरला को पीछे छोड़ दिया है, पूरे मुल्क में दूसरा मकाम हासिल किया है, सेकंड पोजीशन जम्मू कश्मीर को मिली है। ई उन्नत नाम का पोर्टल डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से लॉन्च कर दिया गया और चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक केरला अब 3 नंबर पे चला गया है, जम्मू कश्मीर 2 पे है, जबकि आंध्र प्रदेश जो सबसे आगे था, बल्कि मध्य प्रदेश जहां पर अब तक सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं वो 913 से भी ज्यादा हैं, जिसका मतलब वो नंबर 1 पे है। जम्मू कश्मीर 913 दूसरे मकाम पर और 911 केरला तीसरे मकाम पर। ये एक बड़ा संग मील इसलिए भी करार दिया जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 35 सर्विसेज 2021 में थी, 2021 से 22 और 23 के दरमियान तकरीबन 913 जो 450 से बढ़ाकर आगे की गई। और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये भी कहा गया कि
डिजिटल JNK प्रोग्राम, तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की जब पोर्टल लॉन्च किया गया तो डिजिटल JNK प्रोग्राम के तहत मिशन, जिसका मकसद सिर्फ ये कि अगर आप सरकारी दफातर में आते हैं, दर्जनों फाइलें कई बार पड़ी रहती है, सैकड़ों फाइलें कई बार थी जो सरकारी दफातर के अंदर धूल चाटती थी। एक तो अगर किसी दफ्तर के अंदर आपका केस है उसका आप पता कर सकें, उसकी आप जानकारी ले सकें। मकसद ऑनलाइन सर्विसेज का ये, करंट स्टेटस क्या है, स्टेटस रिपोर्ट आप जान सके, लेकिन घर बैठे मोबाइल के जरिए ये सारे काम काज आप कर सके। मकसद दूसरा इसका ये। तीसरा ये IT डिपार्टमेंट और NIC जम्मू कश्मीर की जानिब से इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस इसमें की गई है कि कम से कम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जिन लोगों की शिकायत आती है या अगर कोई काम किसी से होता है, कोई सर्टिफिकेट बनानी है, कागजात बनाने हैं, कोई केस अगर सुलझाना है, तो अगर 6-6, 8-8 महीने फाइलों के जरिए लगते थे वो ना लगे। एक तो स्टेटस रिपोर्ट जान सके और दूसरा अगर स्टेटस रिपोर्ट वक्त पर नहीं मिलती है तो 2400 घंटे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए इंतजामिया की तरफ से पोर्टल पर ही एक ऑप्शन रखा गया है जहां पर लोग रैपिड असेसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके, RAS का इस्तेमाल करके फीडबैक भी दे सकते हैं, रद्द-ए-अमल भी इस पर जाहिर कर सकते हैं। अभी तक इंतजामिया के मुताबिक जिन लोगों ने अपने तासुरात पेश किए ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से 52 लाख SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करके अभी तक तकरीबन 86% के आसपास अप्रूवल रेट भी है जब से शिकायत आई। 52 लाख लोगों ने अब तक अपने फीडबैक दिए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस इकदाम के मुतालिक या ऑनलाइन सर्विसेज के मुतालिक। इसके अलावा 300 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो ऑटो अपील सिस्टम के साथ लिंक कर दी गई हैं। अगर कोई ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए इनका पता लगाना चाहे, स्टेटस रिपोर्ट जानना चाहे, वो भी पता लगा सकता है। केस जो इस वक्त सरकार के सामने होता है, टाइमलाइन जो है उसकी PSG के अंडर जो गाइडलाइंस है क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का पता ऑनलाइन आप लगा सकते हैं। और इंतजामिया के मुताबिक फंक्शनिंग जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स की, मकसद उनमें ऑनलाइन सर्विसेज शुरू करने का कि डोर स्टेप्स पर, लोगों की दहलीज पर उन्हें तमाम तर सरकार की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात फराहम हो और वो दफातर ना आए। मकसद इसका सिर्फ यही है। चलिए, गवर्नमेंट इंतज़ामिया की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात हो रही थी कि लोगों को राहत पहुंचाने के हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मरकज़ी वज़ारत तालीम की भी बात करेंगे। और मरकज़ी वज़ारत तालीम की बात करने से पहले आपको बताते चले कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जहां महकमा तालीम के अंदर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर नई चीज़ें लाई गई है और नए तरीके से मयारी तालीम बच्चों को फराहम करने के हवाले से इक़दाम उठाए गए और किस तरीके से बच्चों को आसान तालीम दी जाए, ये इक़दाम उठाए गए। वहीं पर माना जा रहा है कि अब मरकज़ी वज़ारत जो है वो साल में 2 बार इम्तिहानात मुनक़्क़िद कराने की भी सोच रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। पूरे मुल्क के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के इस सेटअप के मुताबिक काम चल रहा है, लेकिन बोर्ड के इम्तिहानात साल में 2 बार मुनक़्क़िद किए जाएंगे और तलबा बेहतरीन स्कोर बरकरार रखने के लिए या जो उनका रैंक है वो हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं। एक नहीं 2 मौके उन पर होंगे, उनके पास होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वजारत तालीम की तैयार करदा नए निसाब के फ्रेमवर्क को अगर ठीक मान लिया जाए तो बोर्ड के इम्तिहानात साल में 2 बार लिए जाएंगे और तलबा को अपने बेहतरीन स्कोर को बरकरार रखने का इख्तियार या मौका मिलेगा। यह सरकार का एक मौक़िफ़ है। दूसरा, इम्तिहानात को ज़्यादा कई ऐसे लोग होते हैं जो दाव पर चीज़ें लगा देते हैं, नुकसान होता है। एक बार हुए तो कहते हैं छोड़ दीजिएगा, चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई, या इस बार नहीं, इस सेशन को मिस कर देते हैं तो अगली बार इम्तिहान देंगे, ये सिलसिला भी चलता है। लेकिन बोर्ड के इम्तिहानात साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तलबा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें, वक्त उन्हें मिले, मौका मिले और तलबा बोर्ड के इम्तिहानात में उन मज़ामीन में शिरकत कर सकेंगे जो उन्होंने मुकम्मल कर लिए और वो तैयार महसूस कर रहे हैं या उन्हें ये लगता है कि वो इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस अमल को वजारत तालीम के मुताबिक एक जामे टेस्ट आइटम बैंक की तश्कील के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है, जो मुनासिब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मुस्तकबिल करीब में ऑनलाइन माना जाता है कि डिमांड इम्तिहानात के निज़ाम की तरफ एक बढ़ती हुई नई कोशिश होगी, पहल होगी। NEP 2020 के तहत ये नए इकदाम जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक मरकज़ी सरकार या वजारत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। वजारत तालीम ने यह भी नोट किया है कि तवील मुद्दत के दौरान तमाम जो बोर्ड्स हैं उनको सेमेस्टर या टर्म बेस्ड सिस्टम में तब्दील होना चाहिए, जहां तलबा मजमून मुकम्मल करने के साथ ही किसी मजमून में इम्तिहान दे सके, जिसमें टेस्ट किए जाए, मवाद को बोझ ना बनाया जाए। मजीद कमी आएगी
और कोई भी इम्तिहान बच्चा छोड़ने पर मजबूर ना हो। एक तो ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरा, बोर्ड के इम्तिहानात में इस्लाहात की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले मुसलसल और जामे तशखीसी यानी CCE को 2009 में भी क्लास 10 के लिए मुतारिफ कराया गया था, लेकिन 2017 में इसे मनसूख कर दिया गया। बोर्ड ने साल के आखिर में होने वाले जो इम्तिहानात थे पुराने मॉडल को वापस कर दिया। 10वीं और 12वीं जमात के जो बोर्ड थे इम्तिहानात को भी वबाई अमराज के दौरान यानी जब कोविड-19 मर्ज चल रहा था तो उसके दौरान भी 2 टर्म्स में एक बार फिर इकदाम के तौर पर तकसीम किया। लेकिन इस साल अहम इम्तिहानात के लिए साल के आखिर के जो इम्तिहानात थे उनका पुराना फॉर्मेट दोबारा शुरू कर दिया गया, वो हम सब ने देखा। इसके बाद इसरो के साबिक सरबराह की तरफ से भी एक बार जब तजावीज़ ली जा रही थी माहिरीन से, इसरो हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साबिक डायरेक्टर हैं, इसके अलावा वजारत के अंदर काम करने वाली सेक्रेटरीज जो इससे पहले खिदमत अंजाम दे चुके हैं, वो भी मानते हैं कि कौमी स्टर्निंग कमेटी के जरिए तैयार करदा NCF ये भी तजवीज़ करता है कि साइंस, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में स्ट्रीमिंग की मौजूदा प्रैक्टिस को एक ऐसे डिज़ाइन से तब्दील किया जाएगा जो मुख्तलिफ अक़साम के साथ कम से कम बच्चों को पढ़ने में और आसानी हो, उनके निसाब में तखफीफ भी उन्हें महसूस साथ साथ हो, कमी हुई हो, कहीं पर उनके पास या उनके ऊपर इजाफी दबाव ना पड़े, इसका ख्याल रखना है। आर्ट्स और साइंस के दरमियान निसाबी या जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनके दरमियान और पेशा वाराना और तालीमी सिलसिले के दरमियान कोई सख्त अलहदगी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर फोकस है स्टर्निंग कमेटी का। और सीखने के मुतालिक शोबों के दरमियान यानी बच्चे न सिर्फ किताबी कीड़े रहें, उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी एक कोशिश इस नए सिस्टम के तहत होगी। और आखिरी बात जो नोट की गई है इम्तिहानात के लिए, NCF ने ये नोट किया है कि बोर्ड के इम्तिहानात को महीनों की कोचिंग और यादाश्त पर तवज्जो देने के बजाय काबिलियत को समझना होगा, कामयाबी का अंदाज़ा लगाना होगा और इन इम्तिहानात को निसाब में मौजूद काबिलियत के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी कारकर्दगी एक दुरुस्त होगी, काबिल एतमाद तस्वीर फराहम करनी चाहिए। कम से कम आज जो इक़दाम उठाए जाते हैं NEP 2020 के मुताबिक, उससे बच्चा न सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ किताबों तक महदूद रखे बल्कि तख्लीकी सरगर्मियाँ भी अंजाम दे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाए, माइंड फ्री हो। और सबसे ख़ास बात जो मकसद हो सकता है इसका, वो ये कि बच्चा अगर 2 बार तैयार रहेगा इम्तिहानात के लिए, किसी वजह से वो फेल होता है या परेशानी होती है, इम्तिहानात में शिरकत नहीं कर पाता है, तो बोर्ड के इम्तिहानात साल में अगर 2 बार मुनक्किद होते हैं तो कम से कम एक मौका उसको करियर बचाने का एक्स्ट्रा यहाँ मिल सकता है और बेहतरीन स्कोर बरकरार रखा जा सकता है। चलिए इस खबर के साथ साथ दूसरे मामला पर बात करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की ही बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जहां स्पिरिचुअल हेरिटेज पर ज़्यादा फोकस कर रही है और न सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर बल्कि कश्मीर सूबे के अंदर भी, और जम्मू कश्मीर सरकार का मानना है कि ये स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है इसको दोबारा से रिन्यू करने की, अगर कहीं पे किसी मंदिर, मस्जिद या खानका की ज़रूरत होती है तो उसको रिनोवेट करते हैं, ताकि जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का जो लक्ष्य है सयाहत को बढ़ावा देने का, तो उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। और आज हम बात करेंगे शिवखोरी मंदिर की, जिसके इनाग्रेशन LG मनोज सिन्हा ने की और उसके बाद उन्होंने यही बात कही कि सयाहत के लिए और अकीदतमंदों के लिए यहाँ पर नए रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं। कोशिशें अब तक हुई हैं कि शिवखोड़ी के अंदर जो इकदामात उठाए जा सकते थे मुमकिन तौर पर वो उठाए जाएं, लेकिन अब JSW ग्रुप जिसने एक अहम मंसूबे के तहत शिवखोड़ी जो मंदिर है इसकी बहाली करने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सकाफती और रूहानी विरसे की तहफ़्फ़ुज़ और इसमें इजाफे की तरफ एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिवखोड़ी मंदिर की बहाली के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। वर्चुअली वो खिताब भी हाजरीन से कर रहे थे और JSW ग्रुप जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल और उनकी पूरी टीम को इस मुक़द्दस मकाम की बहाली का अहम काम करने पर उनकी मुबारकबाद उन्हें पेश की और तारीफ भी की। शिवखोड़ी मंदिर जहां यात्रियों की एक तरह से एक मंजिल मानी जाती है, मुल्क भर से अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, एक ख़ास मकाम रखता है और इस मजहबी मकाम की अहमियत और बहाली मंसूबे की अहमियत पर जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोशनी डाली, जो JSW ग्रुप ने अपने हाथ में ली है। इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब JSW ग्रुप जिसकी मदद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर के अंदर करेगी, उस पर यह जिम्मेदारी आयद हुई है कि उसने इस मंदिर की बहाली का काम या जो कदीम विरसा है, सकाफत है, उसको बचाना है। अकीदतमंद जो आते थे उनके लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू के अंदर एक कदीम तारीख की को बुनियाद बनाकर एक मंदिर भी तामीर किया गया,
उसी तर्ज पर यह पहला इस तरह का मौका होगा जब किसी बाहर वाले ग्रुप को या JWS जिसके जिंदल चेयरमैन हैं उनको जिम्मेदारी दी गई हो, वो इसका काम आगे बढ़ाएंगे। बहाली का काम उनके हाथ में होगा और जो यहाँ यात्री आएंगे, अकीदतमंद आएंगे, उनकी सहूलियात का जिम्मा भी उठाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा जम्मू के सूबाई कमिश्नर, दीगर अफसरान और जिंदल जो कि GSW ग्रुप के चेयरमैन है, वो भी इस तकरीब का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंद अहम बातों पर रोशनी डाली और GSW को कहा कि आप सहूलियात में इजाफा करें, बेहतर चीज़ें बनाएं, इंतजामिया की जानिब से जो मदद दरकार होगी मुमकिन तौर पर वो इकदाम उठाए जाएंगे। यहाँ ले आए ताकि मैं कहूँ कि गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, भक्तों की श्रद्धा के अनुरूप काम हो सके, इसके लिए विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रेस्टोरेशन, इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट, ये सारे काम लिए गए हैं और यात्रियों की सुविधा सबसे ज़्यादा रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी सज्जन जिंदल जी की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि भगवान शंकर की सेवा का सौभाग्य बहुत बिरले लोगों को मिलता है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को भी ये मिला और ये पवित्र काम एक शुरू हो रहा है। मैं स्थानीय नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका काम है। सज्जन जिंदल जी तो एक पवित्र भावना से इस काम में सहयोग कर रहे हैं, स्थानीय नागरिक भी इस कार्य में पूरा सहयोग करें। एक 29 मार्च को शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड और GSW फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था। तब से हम लोग तारीख तय कर रहे थे कि जल्दी से इसका शिलान्यास हो और आज जब संयोग बना तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, अभी आज मत जाओ, जब काम दिखाई पड़ने लगेगा तब तुम लोगों को अनुमति देंगे और इसके कारण हम लोग नहीं आ सके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपके बीच हम लोग आएंगे। मोटे तौर पर आप देखें तो पूरे इस रीजन में एक कोशिश की जा रही है। तिरुपति देवस्थानम का मंदिर जम्मू में बन गया, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी जो शंकराचार्य जी का प्राचीनतम मंदिर था, उसके पुनर्निर्माण का काम वहाँ शुरू होने जा रहा है। भगवान शंकर के शिवखोड़ी स्थित महादेव के इस मंदिर के पुनरुद्धार या मैं कहूँ कि यात्री अधिक संख्या में पहुँच सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से केवल कश्मीर में नहीं, जम्मू क्षेत्र में भी टूरिज़्म बढ़े, इसकी एक कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है। और मुझे लगता है कि भगवान शंकर की कृपा से, जैसा हमारे यहाँ कहा गया है कि रुद्रा नाम शंकरा, माने रुद्रों में मैं शंकर हूँ और समोह सर्वभूतेषु, सब भूतों में मैं समभाव से व्यापक हूँ, यह मानकर हम सब संकल्प लें। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू क्षेत्र की इकॉनमी में यहाँ के टूरिज़्म का बड़ा योगदान होगा। आप सब जानते हैं कि सुचेतगढ़ में भी रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हो गया, जम्मू शहर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो बाहु फोर्ट पर हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं। और जो मुझे बताया गया है कि तिरुपति देवस्थानम के मंदिर में एवरेज 7-8 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं, शनिवार रविवार को संख्या 10,000 हो गई। तो एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए वो शिवखोड़ी भी जाए, ताकि रियासी की इकानमी ठीक हो। वो जम्मू आकर के एक दिन बिताए ताकि TTD के मंदिर का, तिरुपति देवस्थानम का दर्शन कर सके, सुचेतगढ़ में जा कर के वो रिट्रीट सेरेमनी देख सके, जम्मू के इतिहास को जानने के लिए बहु फोर्ट जा सके। इस तरह की जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि इसके कारण जम्मू शहर के लोगों को लगता था कि हमारी इकानमी ट्रेन यात्रा शुरू हो जाने के बाद वो कम हुई है, ट्रेन जब से कटरा गई है। मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू की इकानमी भी इसके कारण बढ़ेगी और कहीं की इकानमी बढ़े, इसके हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, खासतौर से जम्मू की और इस पूरे रीजन की। अगर आप देखें तो पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आया है जम्मू कश्मीर में और अभी जो 7 महीने का आंकड़ा है जुलाई तक का, वो 1,27,00,000 लोग आ चुके हैं। और मेरा अनुमान है कि ये इस वर्ष ये संख्या 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। G20 के सफलतापूर्वक आयोजन के कारण कल मुझे US एम्बेसी के लोग मिलने आए थे
जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष रूप से वो जानना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि पहला काम आप करिए। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग कई साल बाद आए हैं और जो देख रहे हैं वो लग रहा है कि कश्मीर तो पूरी तरह बदल गया है। तो हमने कहा कि इस बदल में एक मदद और करिए कि जो एडवाइजरी यूनाइटेड स्टेट्स है उसको वापस ले लीजिए। तो दोनों उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब हम जा करके अपने एम्बेसडर को ये बात बताने वाले हैं और ये रिकमेंडेशन हम लोग यूएस गवर्नमेंट को भेजने वाले हैं कि एडवाइजरी वापस हो जानी चाहिए। तो G20 के सफल आयोजन का एक संदेश केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गया। और मुझे लगता है कि G20 के आयोजन के बाद से और आज तक जब हम आंकड़ा देख रहे थे तो फॉरेन टूरिस्ट के इन्फ्लक्स में 59% की ग्रोथ हुई है। तो जो एक ट्रेंड था कि फॉरेन टूरिस्ट आना बंद हो गया था उसमें भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सुरिसर हो, मनेसर हो, भद्रवा हो। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे जहां पर सकाफत, सयाहत और रिवायात की बात हो रही थी। तो एक यकीन दहानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कराई है कि पिछले दिनों अमेरिका की एक वफद से, यूएस एम्बेसी से एक वफद आया जो उनसे मुलाकात हुआ और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो कश्मीर में अपने शहरियों को अब तक आने नहीं देते थे, सलामती सूरत हाल की वजह से या नामसाइद हालात में एडवाइजरीज जारी कर रखी थी, लेकिन सूरत हाल बेहतर हुई है और बहुत सारे लोग एडवाइजरीज को अब हटाना या वापस लेना चाहते हैं। मुमकिन है कि बहुत जल्द अमेरिका उन ममालिक में सबसे आगे आए जो इस फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट रहे और एडवाइजरी वापस ले अपने शहरियों को जम्मू कश्मीर आने की खुले तौर पर इजाज़त दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सांबा के अंदर आज भी बाजार बंद रखने की कॉल दी गई है और एहतजाज में शिद्दत आ रही है। और इसके अलावा एक अहम ऑपरेशन चला है जिसमें एक बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर है और ख़बरें कुछ और भी हैं, मिशन मून और सड़क हादसात की भी, लेकिन ब्रेक के उस पार।